अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, पाकिस्तान अपनी 76 साल तारीख के सबसे बदतरीन दौर के अंदर दाखिल हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान के लाखों लोग सड़कों पे खड़े होकर के ये नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम अपने मासूम निहत्ते बच्चों की लाशें अपने हाथों पे उठा करके सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वीडियोस में देखा जा सकता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग निहत्ते पाकिस्तानियों के ऊपर फायर खोल रहे हैं। इस वक्त बाजोड़ में लाखों लोग सड़कों के ऊपर हैं, कर्फ्यू का माहौल है। दूसरी तरफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत फैसलाबाद की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और 166 लोगों को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में चलाए गए मुकदमे में 10-10 साल कैद की सज़ाएं सुना देती है। इसकी तफसीलात आपके साथ शामिल करूंगा, लेकिन एक और अहम चीज़ यहाँ पर यह हुई कि पाकिस्तानियों के ज़खायर रात के अंधेरे में किसी ताकतवर माफिया ने बंद कमरे में बैठकर बेच दिए और पाकिस्तानियों को ख़रीदार ने आकर के ये बात बताई। कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है पाकिस्तान के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, पाकिस्तान के साथ मुआहदे का जिक्र किया, तो 26 करोड़ अवाम को पहली मर्तबा पता चला कि हमारा ऑयल जो भी ज़मीन के अंदर है वो तो साहिब इक़्तिदार ने बेच दिया है। मुसल्लत माफिया डाकू डफर अलायंस खौफ से कांप रहा है, माथे का पसीना पाँव पे आकर गिर रहा है। इमरान खान की 5 अगस्त की एहतजाज की कॉल, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को नाअहल करना, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंसेस, तमाम तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले आपके साथ शामिल करूँगा फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई 2023 की पुरतशद्दद वाक़यात के हवाले से 2 बड़े मुकदमात का फैसला सुनाते हुए कुल 166 अफराद को सज़ा सुनाई, जबकि 10 को बरी कर दिया। अब इसमें जो अहम रहनुमा तहरीक इंसाफ के उनमें उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज हैं, जरताज गुल हैं, साहिबजादा हामिद रज़ा हैं, शेख रशीद साहब का जो भतीजा है वो भी इसके अंदर शामिल है। बहुत सारे लोग यहाँ पर वो हैं जो ये दावा करते हैं कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी में उस थाने के अंदर कभी गए ही नहीं कि जिसके ऊपर हमले में उनको सज़ा सुना दी गई है। केस इस तरह से चलाया गया है कि पूरे पाकिस्तान के सामने है कि जिन लोगों को 9 मई वाले दिन कोर कमांडर हाउस के अंदर देखा गया, कोर कमांडर हाउस के बाहर देखा गया, उन्होंने एक तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन पर कोई एफआईआर, कोई मुकदमा नहीं। लेकिन जो लोग आज तक तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, आज उन्हें ये साल गुजरने के बाद भी सज़ाएं सुनाई जा रही हैं। खौफ कंपनी सरकार के सर पे खड़ा नाच रहा है इमरान खान का। बहरहाल अब सवाल यहाँ पे आपके जहनों में ये आएगा कि क्या ये लोग गिरफ्तार होंगे, क्या ये डी-सीट हो सकते हैं? बिल्कुल ये गिरफ्तार हो सकते हैं, इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन इन्हें डी-सीट करके नाअहल भी कर सकता है। अब ये नशिस्तें नेशनल असम्बली के अंदर और सूबाई असम्बली के अंदर खाली हो सकती हैं और ये नशिस्तें उठा करके हुकूमत को दोबारा से दी जा सकती हैं। 17 नशिस्तों के साथ आई गई ये हुकूमत और 4.5 करोड़ पाकिस्तानियों का मैंडेट लूटने के बाद, मखसूस नशिस्तें हासिल करने के बाद, डाकू डफर अलायंस बनाने के बाद, आइनी तरमीमें करके मर्जी के जज नौकर बिठाने के बाद, आज भी बादशाह सलामत की हालत ये है कि उसे मज़ीद ताकत चाहिए है, मज़ीद उसे कुछ स्ट्रेंथ चाहिए है पार्लियामेंट के अंदर। बहरहाल उसके लिए ये राह हमवार की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से आपके साथ शामिल करूँगा। कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, कितनी हैरानगी की बात है कि आपके घर की जायदाद बिक जाए, आपका सामान बिक जाए और आपको इस बात का इल्म ख़रीदार से हो, वो आकर के आपको बताए कि मैं थोड़ा घर ख़रीद लिया जनाब। तो इसका मतलब ये है कि जिनको आप दूध पिला रहे हैं आपके घर के अंदर, वो गद्दार हैं, धोखेबाज हैं, आपके हक़ पर डाका डाल रहे हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, हमने अभी पाकिस्तान के साथ एक मुआहदा मुकम्मल किया। मुआहदा मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। वो आगे लिखते हैं, जिसके तहत पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर पाकिस्तान के बड़े तेल के ज़खायर को तरक्की देने पर काम करेंगे। हम इस वक्त एक तेल की कंपनी देख रहे हैं जो इसमें शराकत दारी कर सके। अब जनाब, सबसे पहली बात कि पाकिस्तान के तेल के ज़खायर का खुफिया मुआहदा अगर किसी ने किया है तो किस को ये राइट पहुँचता है कि अवाम के ज़खायर का मुआहदा वो बंद कमरे में बैठ करके किसी के साथ कर ले? अवाम को एतमाद में लेना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर इस पर बहस होनी चाहिए और फिर अवामी नुमाइंदे ही इस बात का फ़ैसला करें कि पाकिस्तान के ज़खायर किस को, कब, कहाँ, कैसे बेचने हैं। आपके सामने
एक एग्जाम्पल रखता हूँ, नॉर्वे ने जब नॉर्थ सी से तेल और गैस के ज़खायर निकाले तो उससे पहले पार्लियामेंट के अंदर मुकम्मल बहस हुई इसके ऊपर। माहौलियाती माहिरीन, इवन के माहीगीरी जो होते हैं, मछेरे जो मछलियाँ पकड़ते हैं, और सिविल सोसाइटी, शहरी सोसाइटी और मीडिया तक को एतमाद में लिया गया। जब समुंदर से गैस और तेल निकालना था तो वहाँ जो मछेरे मछलियाँ पकड़ते हैं उनको भी जा कर के एतमाद में लिया गया, और फिर उसके बाद कंपनियों के साथ डील बनाई गई। आज ये तमाम मुआहदे इंटरनेट के ऊपर आवाम के लिए दस्तयाब हैं, कोई भी जाकर के देख सकता है कि एक बूंद भी अगर तेल की बिक रही है तो कहाँ किस पर बिक रही है और उसका पैसा कहाँ जा रहा है। जनाब, आमदनी से नॉर्वे ने गवर्नमेंट पेंशन फंड बनाया। दुनिया का सबसे बड़ा खुद मुख्तार वेलफेयर फंड है नॉर्वे की आवाम के लिए। जहाँ जमहूरियत होती है, जहाँ आवाम की हुकूमत होती है, वहाँ पर अवाम के ज़खायर के फ़ैसले इस तरह से किए जाते हैं। लेकिन जहाँ पर पाकिस्तान जैसा मुल्क होता है वहाँ पे सूरत हाल कैसी है वो ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ। जुलाई 27, 2025 को तीरावादी में एक मासूम बच्ची मुबैना तौर पर मार्टर गोला लगने से शहीद हो गई। मकामी अफराद ने बच्ची की लाश को फ़ौजी हेडक्वार्टर बाख मैदान मरकज़ के सामने रख कर एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहरा शिद्दत इख्तियार कर गया। नौजवान मुश्तइल तर्जमान अमायदीन की अपीलों को नज़रअंदाज किया और एक वहाँ पर खड़ी खुदाई की जो मशीन होती है, एक्सवेटर, उसको गालबन किसी ने वहाँ पर आग लगा दी। ये तहकीकात अभी तक सामने नहीं आई कि किसने आग लगाई, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से सूरत हाल मज़ीद बिगड़ी। सिक्योरिटी एहलकारों ने फायरिंग की जिसके नतीजे में 6 अफराद मौके पर शहीद हो गए और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। एक शदीद ज़ख्मी शख्स अगले दिन ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हुआ, जिनसे हलाकतों की तादाद 7 हो गई। अमन जरगा और इंक्वायरी मुतालबा किया गया। बाजोड़ के अंदर इस तरह के हालात हैं। अवाम सड़कों पे ये जो दहशत गर्दी, इसके पीछे वर्दी के नारे लगा रहे हैं, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट मनाजिर हमें देखने को मिले कि जब एक मासूम बच्चा बाप ने उसकी लाश को हाथ में उठाया हुआ वहाँ पर एहतजाज कर रहा है। वजह पाकिस्तानियों को ये लगती है कि अमेरिका के साथ एक डील बन रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन ने दिन को एक बहुत ही सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ऑपरेशन की सख्त मुखालफत की और उन्होंने डीसीस को वाज़े तौर पर कोई भी कर्फ्यू के अहकामात मानने से मना कर दिया। लेकिन चंद ही घंटों के बाद उन्होंने एक और वीडियो पैगाम जारी किया वज़ीर आला हाउस के अंदर से, और उस पैगाम के अंदर काफ़ी नरमी दिखाई गई। ये भी कहा गया कि दहशत गर्दी है और हम इसको ख़त्म करेंगे और इसके लिए ज़रूरी इक़दाम जो हैं वो भी हम वक्तन फ़वक्तन लेंगे। अब आपके सामने मुख्तसरन तज्ज़िया रख देता हूँ इन तमाम हालात का। ये तो थी ख़बरें। दोस्तों, इस वक्त इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे पॉपुलर शख्स है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान बनने से पहले और आज तक इस खित्ते के अंदर जो पाकिस्तान के हदूद अरबा के अंदर आता है, इसका इमरान खान सबसे पॉपुलर और मशहूर शख्स है। अवाम सबसे ज़्यादा इस शख्स के साथ मोहब्बत करती है। आज हालात ये हैं कि हर पाकिस्तानी, चाहे वो रेडी पे खड़ा है, चाहे वो दफ्तर में बैठा है, चाहे वो जेल के अंदर मौजूद है, लेकिन हर शख्स एक सवाल पूछ रहा है कि खान कब रिहा होगा, इमरान खान ने बाहर कब आना है। अब सिस्टम इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे रियलाइज़ कर चुका है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान 76 सालों से जिस तरह से चलाया जा रहा था, इस साइकिल को 2 मिनट में मैं चाहता हूं कि आप समझें। वो साइकिल ये है कि हुकूमतें बनाना और हुकूमत गिराना इज़ ए बिजनेस इन पाकिस्तान। अरबों रुपए का, अरबों डॉलर्स का इनफैक्ट उस माफिया को प्रॉफिट होता है जो हुकूमत बनाती है और फिर उस हुकूमत को गिराती है। ये कारोबार है पाकिस्तान के अंदर, ये बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जमात को इलेक्शन जितवाया गया धांधली करके, तो उस जमात के साथ डीलें बनाई गई, उससे अपने मफाद हासिल किए गए। जैसे ही वो हुकूमत में आते हैं, साल 2 साल का वक्त गुजरता है, वो तमाम डीलें पूरी होती हैं। पैसा कमाने वाले उसमें से अपना पैसा कमाते हैं। जिनको एक्सटेंशन चाहिए होती है उनको एक्सटेंशन मिलती है, जिसको तरक्की चाहिए होती है उसको तरक्की मिलती है, जिनको ओहदे चाहिए होते हैं उनको ओहदे मिलते हैं, जिनको कॉन्ट्रैक्ट्स लेने होते हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं। फिर इसी दौरान जो साल 2 साल का अरसा गुजरता है, ऊपर वाली खेप बड़ी तादाद में चली जाती है, नीचे से दूसरी खेप ऊपर आती है। अब उस खेप को भी पैसा कमाना है।
या अगर ऊपर वाली खेप में से कुछ मौजूद भी हैं अभी तक, तो जनाब उनको और पैसे चाहिए होते हैं, उनको और फ़ायदे चाहिए होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो जाकर के अपोजिशन के साथ डील बना लेते हैं कि आएँ जनाब, हम आपकी, जाहिर सी बात है अपोजिशन के ऊपर क्रैकडाउन होता है, अपोजिशन के ऊपर बुरे हालात बने हुए होते हैं, उनको तख्त से बाहर बैठ कर के तकलीफ़ हो रही होती है, वो किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पे तख्त चाह रहे होते हैं। तो फिर जब उनके साथ डील बनाई जाती है तो हुकूमत को घर भेजा जाता है, फिर अपने मफादात हासिल किए जाते हैं और नई खेप नीचे से आती है, फिर वो अपने मफादात के लिए अपोजिशन के पास जाती है। 76 साल से पाकिस्तान की तारीख में कोई भी हुकूमत आप देख लें, वज़ीर आज़म आप देख लें, अपना वक्त पूरा नहीं कर सकता। उसके पीछे यही वजह होती है कि ये माफिया जो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, ये अपने पैसे, अपनी दौलत, अपने ज़ाती मफाद की खातर मुल्क, आइन, कानून की पीठ में छुरा घोंपते हैं। गद्दार इब्ने गद्दार बनी शूदर पाकिस्तानी अवाम के दुश्मन, ये 2 नंबर 2 टके के करप्ट लोग, कराहत ज़्यादा शक्लें इनकी, सारी ज़िंदगी इन्होंने पाकिस्तान को ऐसे घसीटा और इस दफ़ा भी इन्होंने यही काम किया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसे मोड़ पहले भी आए हैं कि पाकिस्तान उस दोराहे पे खड़ा हो जहां अवाम ये फैसला करने के लिए तैयार हो चुकी हो कि हम इस निज़ाम से अब छुटकारा चाहते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ का टाइम हो, बेनज़ीर का टाइम हो। ऐसा वक्त पहले भी लोगों पर आया, अवाम को पहले भी पता चला कि ये क्या तमाशा हो रहा है, इस मुल्क में हुकूमतें बनाएं और गिराएं और मिस्त्री बदलते रहें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास उस वक्त कोई ऐसा लीडर नहीं था कि जो खड़ा हो जाए, इस बदमाशी और फस्तायत का सामना करे। जैसे ही ये क्रैकडाउन करते थे, अपने मफादात को पूरा करने के लिए हुकूमत को गिराते थे, तो सामने वाला जो मद्दे मुकाबिल जिसने इस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान को आज़ाद करवाना था, वो नस जाता था। जैसे कि मियाँ साहब ने हलाई मखलूक से शुरू किया और फिर वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया बनाया और आखिर में 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे साइन करके मियाँ मुल्क से दौड़ गया और 4 साल के बाद वापस आया। तो निहत्ती अवाम बेचारी किस से लड़े, किस से जा कर के अपने हकूक़ हासिल करे। तो लीडर का होना तहरीक के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पहली मर्तबा वो मोड़ आया है जहाँ पर अवाम खड़ी है तो उनका लीडर उनसे पहले, उनसे आगे जेल के अंदर बैठा हुआ है। वहाँ से भी ललकार रहा है जंगल के बादशाह को, ये कहते हुए कि मर जाऊंगा, तुम्हारी बादशाहत को कबूल नहीं करूंगा। सिस्टम के अंदर इस वक्त बहुत पैनिक है। सबको ये पता है कि इमरान खान को गिराने के लिए, इमरान खान को ख़त्म करने के लिए और अपना ये 76 साल से जारी धंधा जिसमें हम हुकूमतें बनाते और गिराते हैं, जो कारोबार है हमारा, जो हमारा बिजनेस है, इसको हम बचा नहीं सकते। इस वक्त हम अपनी आखिरी तबाही की हद पर पहुंच चुके हैं। अवाम हमारी बात नहीं मान रही, चाहे इद्दत का केस डालें, चाहे हम ऑडियो लीक कर दें, चाहे हम वीडियो लीक कर दें, चाहे हम कादर की करप्शन उसके ऊपर डाल दें, जो बन पाता है हम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अवाम एक ही तरफ खड़ी है और वो तरफ है इमरान खान साहब की। लिहाजा अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, उस एक्सट्रीम पे जाना चाहिए कि इस मसले को जड़ से उखाड़ कर ख़त्म कर दिया जाए। अब मज़ीद PTI के ऊपर, तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हुआ है। एहतजाज की जो कॉल है उसे ख़त्म करने, उसे सबोटाज करने, उसे नाकाम बनाने के लिए ये निज़ाम किसी भी हद तक जाएगा। बड़ी कमज़ोरी इसके अंदर तहरीक इंसाफ की क़यादत की थी। वो मुफाहमत करते रहे, पार्लियामेंट में जाते रहे, बातचीत करते रहे, अदालतों का सामना करते रहे। लेकिन आज देख लें कि उन्होंने आपके साथ भी क्या किया, आपको उठा करके उन्होंने सज़ाएँ दे दी और अब आपको वो नाअहल भी कर सकते हैं, आपको जेल में भी डाल सकते हैं। यही काम आप शायद पहले कर लेते, एक मुज़ाहमत का काम अवाम को साथ लेकर के सड़क पे आकर के फैसला करते, तो शायद हालात बहुत पहले ठीक हो जाते। आल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तमाम पार्टी के सरबराहान ने आकर के यही मुतफ़िका फैसला किया कि मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर, आज पहली मरतबा उनके मुंह से भी कुछ सख्त बातें हमने सुनी, वरना तो वो एक डिस्पोजेबल से चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब तहरीक इंसाफ को ये समझना होगा कि ये जो मुज़ाकरात, ये जो बातचीत है, ये किसी भी सूरत में हल की तरफ नहीं जाएगी। एक ही हल है इस वक्त पाकिस्तान को इस गलाज़त के ढेर में जहाँ फेंक दिया गया, इससे बाहर निकलने के लिए पहला हल आपके पास है, शदीद अवामी मुज़ाहमत, अपने हक़ के लिए बाहर निकलें और आपकी तादाद और आपका प्रेशर देख करके हेलीकॉप्टर पकड़कर भागते हुए ये सारे आपको नज़र आएंगे। आपका मुल्क आपके मुताबिक चलाया जाएगा, जो कानून आप कहेंगे, जो आइन आप कहेंगे वो बनाया जाएगा। या फिर दूसरी सूरत इसकी ये हो सकती है कि पाकिस्तान को अपने ज़ाती मफाद के लिए चंद अफराद ने बंद कमरे में बैठकर जिस तबाही के घड़े में फेंक दिया है, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ ऐसे लोग
जिन्हें ये लग रहा हो कि हम कोई इसके ذاتی नौकर तो नहीं है कि इसके फ़ायदों के लिए पूरे पाकिस्तान को भी तबाही में धकेलें, लोगों से गालियाँ भी खाएं और लोगों के ऊपर गोलियाँ भी इस तरह से चलाएं। वो लोग अगर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठ करके ये फैसला करते हैं कि नहीं भाई अब हमने मज़ीद इस वस्तायत का साथ नहीं, याद रखिएगा एक बात मेरी यहाँ पर, ये जो दूसरा ऑप्शन मैं बता रहा हूँ ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। ऐसा पाकिस्तान के अंदर शाज़ो नादर ही देखने को मिला है। मिसालें इसकी हैं बहुत सारी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वक्त में आप देखें, परवेज़ अशरफ कियानी का जो किरदार था वो इस तरह की एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये बहुत स्लोली मूव करता है। इतने इख्तियारात, इतनी ताकत इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, होते नहीं हैं कि बादशाह सलामत के सामने जाकर के खड़ा हो जाया जाए 2-4 बंदों को अपने साथ लेकर के। स्लोली चीज़ें इस तरह की जा सकती हैं जिससे बादशाह सलामत घुटनों पर आ जाए, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें 8-9 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है। लेकिन पाकिस्तान की अवाम अगर ये फैसला कर ले कि हमने इमरान खान को आज़ाद करवाना और मुल्क में हकीकी जमहूरी आज़ादी कायम करनी है, तो 3 घंटों के अंदर पाकिस्तान हकीकी आज़ादी की तरफ जा सकता है और ये बैठा हुआ माफिया अपने पंजों से पाकिस्तान को आज़ाद कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। मिलते हैं अपने अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।